सलामकुम। तो हम बेसिकली एड मैथ्स का स्पेसिमेन पेपर कर रहे थे फॉर द न्यू सिलेबस। और हम कर रहे थे P1 कंपोनेंट, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर वाला। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या बोल रहा है? इन एन AP द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द 16 टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो किसी पर्टिकुलर टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। तो यहाँ बोल रहा है फिफ्थ टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू, ए गिवन नहीं है हमें, n 5 है, -1, और डी भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? A+4D बराबर है वन थर्ड ऑफ द 16 टर्म। तो हमारे पास 16 टर्म क्या होगी? T16 इज इक्वल टू A+16 - 1 इंटू डी, मतलब A+15D। ठीक है, तो ये आपके पास 16 टर्म और ये रही फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फिफ्थ टर्म बराबर है इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द 16 टर्म। तो फिफ्थ टर्म यानी A+4D बराबर है, इक्वल है वन थर्ड ऑफ द 16 टर्म। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, थ्री उधर भेज दो। 3A+12D इज इक्वल टू A+15D। ठीक है, सही है। और ये फर्दर हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 15 - 12 क्या होता है? 3 होता है, 3D। ठीक है, तो आपके पास A आ गया 3/2D। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्दर? कि द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म, ठीक है, सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड द 16th टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 33। अब वो बोल रहा है जो फिफ्थ टर्म है जो हमने निकाली है, और जो 16th टर्म है जो हमने ये निकाली है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो बराबर होगा 33 के। मतलब फिफ्थ टर्म प्लस 16 टर्म विल बी इक्वल टू 33। तो फिफ्थ टर्म क्या थी हमारे पास? A+4D, प्लस 16 टर्म क्या है? A+15D। और ये दोनों बराबर है 33 के। सही है, तो इससे हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। A+4D प्लस A+15D 33। ठीक है, तो ये होगा 2A+19D इज इक्वल टू 33। अब जो A की वैल्यू निकाली आपने यहाँ पर, इसको आप पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा? 2 × 3/2D प्लस 19D इज इक्वल टू 33। 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3D प्लस 19D 33। तो 19 + 3 क्या होता है? 22D इज इक्वल टू 33। और D बराबर हो गया 33/22 के। ठीक है, तो D बराबर किसके हो गया? 33/22, यानी D बराबर हो गया 3/2 के। ये आपका D आ गया। ठीक है, तो वंस आपके पास D आ गया, D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो टू फाइंड A। तो A हो गया 3/2 इंटू डी, यानी 3/2। तो A आ गया आपके पास 9/4। ठीक है, तो वंस आपके पास A और D दोनों आ गए, दोनों की वैल्यूज आ गए, अब यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट, विद द लेटर पार्ट। जो क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। जो कि अब बहुत आसान हो गया है। तो हमारे पास जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ टर्म्स होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं? आपसे 10 टर्म्स का हमें निकालना है सम। तो सम ऑफ 10 टर्म्स विल बी इक्वल टू 10/2 इंटू 2 टाइम्स ए। क्या आ गया? ए क्या है हमारे पास? ए है 9/4
ए है हमारे पास 9/4, ठीक है, प्लस n-1 डी। एन क्या है? 10-1 इंटू डी। डी क्या है? डी है 3/2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें। 5 हो गया, यहाँ बच गया 9/2, और ये हो गया 9 × 3/2। ठीक है, तो ये हो गया फर्दर 5, 9/2 प्लस 9 3 का क्या होता है? 27/2। 5, 2 कॉमन आ गया एलसीएम में, और 27 + 9 क्या होता है? 36। ठीक है, तो 2 × 2, 2 18 × 36। तो क्या हो गया? 5 × 18 आपका आंसर है, विच इज 90। 90 is basically the sum of the first 10 terms of this progression। ठीक है, हमने क्या किया बेसिकली? हमने पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ए और डी निकाला, और फिर साफ साफ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है इसके? पार्ट बी में क्या है? इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास एक पर्टिकुलर टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a × r⁻n-1, है ना? ये होता है ना? तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, पहली बात तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म हमारे पास हमेशा क्या होती है? ए। तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास, जो T1 जिसको हम बोलते हैं, वो कहलाती है ए। सही है, तो क्या बोला था? सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, सेकंड टर्म क्या होगी वो निकाल लेते हैं। a × r⁻n-1 यानी ए आर, ये हो गई सेकंड टर्म। तो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू 16। तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। और फिर वो फर्दर बोल रहा है कि द सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 25। अब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। सम टू इन्फिनिटी हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। और सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a/1/-r, है ना? ये आप पढ़ चुके हो ना? ठीक है, तो सम टू इन्फिनिटी क्या होता है? a/1 - r। और वो ये बोल रहा है कि सम टू इन्फिनिटी बराबर है 25 के। तो a/1 - r विल बी इक्वल टू 25। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? अब इनको आप सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन में से आप एक काम करो, पहले ए कॉमन निकाल लो। ए कॉमन निकलिए, क्या बचा? 1 + r, ठीक है, इज इक्वल टू 16। तो ए बराबर हो गया 16/1 + r के। ठीक है, सही है। अब ए की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। ये होगा 16/1 + r डिवाइडेड बाय 1 - r इज इक्वल टू 25। 16/1 + r मल्टीप्लाइड बाय 1/1 - r इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये हो गया 16। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये 1 + r है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - r से। तो a + b × a - b वाली सिनेरियो बन गया। उसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दो इस तरह, 1² a² - b²। ठीक है, इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इस पूरे को उधर भेज दो। तो ये क्या हो गया? 16, और इसको 25 को उधर भेज दो। अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 - r²। ठीक है, तो ये हो गया, 1 को उधर भेज दो। 16/25 - 1
इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25, एलसीएम ले लिया आपने, 16 माइनस 25 हो गया ये। ठीक है, 16 - 25 क्या होता है आपके पास, -9 होता है अपॉन 25, इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 9/25, विच इज, अब क्या करोगे आप, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच्चा, +-3/5। तो हमारे पास जो है वो आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, कि आर बराबर है +3/5 के, और आर बराबर है -3/5 के। ठीक है, अब क्योंकि आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, और निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी ए की पॉसिबल वैल्यूज। तो बहुत इजी है, आप जो है एक ही, हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास आर की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। तो आप पहले जो है आर, पहले जो है आर को पुट करोगे, कोई भी एक फॉर्मूला पकड़ लो, लेट से मैं ये पकड़ता हूँ फॉर्मूला इक्वेशन। ठीक है, A/1 - R इज इक्वल 25। तो पहले आप आर की ये वैल्यू पुट करो 3/5, ठीक है, इस फॉर्मूले में, और ए निकाल लो, और फिर आप आर की ये वैल्यू पुट करके इसी फॉर्मूले में एक और वैल्यू फाइंड कर लो ए की, तो आपके पास जो है ए की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, या खुद खुद ट्राई करना, सही है, क्योंकि बहुत इजी काम है ये तो, पुट करना है सिर्फ फॉर्मूले में। तो आपके पास ए की दो वैल्यू आएंगी, 10 और A 40 आएगा। ठीक है, सही है, आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलना है, देखो भाई, आपको बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, इसलिए इजी है क्योंकि देखो, आपके पास अगर आप गौर करो, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 2x + 3, इसका डिफरेंशियल लाई कर रहा है न्यूमिनेटर में। और अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे 3x - 1, इसका डिफरेंशियल लाई कर रहा है 3 न्यूमिनेटर में। और ये रहा यहाँ पे x, इसका डिफरेंशियल लाई कर रहा है न्यूमिनेटर में। तो हमने क्या पढ़ा है रूल्स में, कि जब भी आपके पास डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर लाई करता है इन द न्यूमिनेटर, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास इसकी एक क्लियर इंटीग्रेशन है, कि भाई हम कर देंगे ln 2x + 3। ठीक है, मतलब इस केस में, तो आपके आप क्या करोगे, पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, और फिर आप अप्लाई कर दोगे लिमिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये बन गया, ये बन गया ln 2x + 3 प्लस, अब हम करते हैं इसको इंटीग्रेट, तो ये बन गया, क्योंकि इसका डिफरेंशियल लाई कर रहा है न्यूमरेटर में, तो ln बन गया 3x - 1। सिमिलरली अब इसकी बारी है -ln x हो गई। ठीक है, ये आपने कर दिया, और इस पे आप अप्लाई कर दोगे लिमिट्स। क्या दी हुई लिमिट्स, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 1 है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ln 2a + 3 प्लस ln 3a - 1 माइनस ln a हो गया। ठीक है, माइनस माइनस, अब 1 अप्लाई कर दो, तो लिमिट 1 है, वो अप्लाई कर देंगे। ये ln 2 × 1 + 3 क्या होता है, 5, प्लस 3 × 1 - 1 क्या होता है, ln 2। और आपके पास ln 1 क्या होता है, आपके पास, आपको पता है भाई ln 1 तो क्या होता है, ln 1 पता है हमें 0 होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लोगरिथम्स में, कि जब भी आपके पास पावर 1 हो तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो ln 1 जो है वो 0 है, तो इसलिए हम लिखेंगे भी नहीं इसको। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो,
तो ये हो गया ln 2a -3 + 3 2a + 3। ठीक है, तो ln 2a + 3 हो गया, प्लस ln 3a - 1 हो गया, माइनस ln a हो गया, माइनस ln 5, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, तो -ln 2। और ये सब बराबर है, क्या बोला है कि इसका इंटीग्रेशन बराबर है ln 2.4 के। 2.4 के, सही है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? देखो भाई, ये हमने पढ़ा भाई, ये लॉग्स सेम है, बेस सेम है, ये ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये ln, आपके पास जो ब्रैकेट 2a + 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा विद द ब्रैकेट 3a - 1, क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन हो रही है। ठीक है, और क्योंकि ये लॉग ln सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका जो पावर है वो क्या आ जाएगी? डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगी, एक। सही है, और क्योंकि ये भी माइनस हो रहे हैं, तो ये सब भी क्या आ जाएंगे? 5 और 2 भी आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, = ln 2.4। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? ln और ln कैंसिल हो गए बोथ साइड्स पे, तो ये हो गया 2a + 3 × 3a - 1 अपॉन 10a = 2.4। ठीक है, और ये बन गया, इसको आप एक्सपेंड कर दो ब्रैकेट्स को आपस में, तो 6a² -2a + 9a - 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो 10 × 2.4 = 24a। ठीक है, अब 24a को उधर भेज दो। 6a² -2a + 9a क्या होता है? -2a + 9a -24a - 3 = 0। ठीक है, तो आपके पास ए क्या आ जाएगा? अगर आप इसको ऐड करो, -2 + 9 -24, आपके पास -17a आ जाएगा। तो 6a² -17a - 3 = 0। आपके पास साफ साफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सही है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, और ए की वैल्यू आ जाएगी -1/6। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास इन दोनों वैल्यूज में से सिर्फ ए की वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ है ऊपर कि ए जो है वो ग्रेटर है 1 से, और क्योंकि ये ए जो है छोटा है 1 से यहाँ पर, तो ये इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, a = 3 इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी में क्या बोल रहा है? पार्ट बी के 1 में कि फाइंड d/dx 6 साइन की पावर क्यूब के एक्स, वेयर के इज अ कांस्टेंट। बिफोर वी डू दिस यू शुड नो वन थिंग, कि थ्री साइन क्यूब एक्स जो है ना, इसको आप इस तरह लिखो या इसको इस तरह लिखो ना, एक ही बात है। ये हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में कि साइन क्यूब एक्स को इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, एक ही बात। ठीक है, तो अगर मैं, हमें क्या दिया हुआ है? हमें बेसिकली हमें 6 sin³ के एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह, 6 sin⁡के एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो किस तरह करेंगे मुझे बताओ। हमारे पास जो है अ, हम क्या करते हैं बेसिकली, हम हम जो है ब्रैकेट के बाद बाहर जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द कोफिशिएंट। तो ये हो गया 18 sin⁡के एक्स, और पावर में से कम हो गई यानी 2, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, विद द डिफरेंशियल
ऑफ द ब्रैकेट। तो मुझे बताओ साइन के एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा हमारे पास। साइन का होता है कॉस के एक्स, और क्योंकि क्योंकि हमारे पास साइन के एक्स के साथ एक फंक्शन है के एक्स, तो हम इसका भी इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंशियल से, के एक्स के डिफरेंशियल से, यानी हम इसको करेंगे के से मल्टीप्लाई। ठीक है, हम इसको करेंगे के से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले 3 पावर को मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट से 18 आ गया, पावर में एक कम कर दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट से, तो कॉस के एक्स बन रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास कॉस के एक्स में कॉस के साथ जो एंगल है वो अगेन एक फंक्शन है पूरा, तो इसका भी डिफरेंशियल से हम मजीद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमारे पास जो कॉस साइन के एक्स का डिफरेंशियल बनता है ना, वो क्या बनेगा, कॉस के एक्स। ठीक है, सही है। और कॉस के एक्स के साथ क्योंकि एक फंक्शन है, इसको भी हम मजीद डिफरेंशिएट कर देंगे के एक्स को। और के एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा हमारे पास, के। ठीक है, आई होप ये साफ साफ रूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ नया नहीं कर रहे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 18 साइन के एक्स की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस के एक्स इंटू के। तो आप के को पहले लिख लो, ये बन जाएगा 18 के, और पावर को वापस अंदर लिया, साइन स्क्वायर के एक्स कॉस के एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तब ये बोल रहा है कि हेंस फाइंड दिस। ठीक है, तो अब देखो यार, आपके पास जो है ना एक फॉर्म गिवन है। अब देखो यहाँ पर अगर कंपेयर करो आप साइन स्क्वायर के एक्स कॉस के एक्स, यहाँ आपको साइन स्क्वायर 2x कॉस 2x दिया हुआ है, मतलब के क्या है यहाँ पर, के गिवन है आपको 2। ठीक है, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो जो इंटीग्रेशन होती है ना, इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर हम इस पार्ट को जो पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया है ना, इस पार्ट को वापस इंटीग्रेट करेंगे ना, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये आंसर आएगा, ये मतलब है। लेकिन हमें पार्ट 2 में सिर्फ इतना हिस्सा दिया हुआ है, और हमें 18 के गिवन नहीं है। अब याद रखो के जो है 2 है हमारे पास, बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन जो हमें के गिवन है ना वैल्यू, वो 2 गिवन है इसके अंदर जो दिख रही है हमें। ठीक है, सही है। अब देखो, अगर हम लिखो इसको लिखे यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x कॉस 2x, तो इसका जो है इंटीग्रल ये नहीं होगा, ये जो इंटीग्रल है वो इसी का ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपने जो हमें दिया हुआ है ना पार्ट 2 में, हमें पहले इस चीज को जो दी हुई है हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। और इतना तो गिवन है हमें, इतना हमें पार्ट 2 में गिवन है, हमें सिर्फ ये ऐड करना है 18 के, यानी 18 × 2 क्या होता है हमारे पास 36 है ना। तो हमें सिर्फ अपने पास से 36 मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन में अपने पास से 36 मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, वो हमने करवा दिया। और याद रखो, मैथमेटिक्स में जब भी हम कोई चीज अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसका हमें इफेक्ट भी ऑफसेट करना पड़ता है, ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में। ठीक है, तो क्योंकि हमने 36 नंबर अपने पास से लगाया है, मल्टीप्लाई करवाया है, तो इसको ऑफसेट करने के लिए इसका इफेक्ट हम बाहर 1/36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि जो हमने लगाया है ना अंदर नंबर, इसका इफेक्ट जो है ऑफसेट हो जाए। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं ना, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम मैथ्स में अपने पास से कोई चीज़ लगाते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है हमें ऑफसेट करना पड़ता है। ठीक है, ये हम प्रॉपरली पढ़ चुके हैं इन द लेक्चर। ठीक है, तो हमने 36 लगाया, मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, और क्यों मल्टीप्लाई करवाया, ताकि हमारे पास ये जो हिस्सा है ना पूरा, वो इस फॉर्म वाला हो जाए, इस फॉर्म में आ जाए।
अब वंस मेरे पास ये हिस्सा इस फॉर्म में आ गया, तो अब मेरे पास इसका इंटीग्रल, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, तो वो ये फॉर्म ही बनेगी। कौन सी फॉर्म? 6 sin 3 kx वाली फॉर्म, यानी 6 sin³ 2x वाली फॉर्म। तो अब क्योंकि मेरे पास वो, ये जो फॉर्म मेरी मैंने बना ली है पार्ट 1 वाली, तो अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? 6 sin³ 2x मल्टीप्लाई बाय 1/36, यानी 6/36। तो 6 और 36 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 1/6 sin³ 2x। ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन इसके आपको मिलेंगे, इस आंसर के भी आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क। ऐसा क्यों है? क्योंकि याद रखना, इंटीग्रेशन करते हुए आप प्लस सी भी ऐड करते हो। अगर प्लस सी ऐड नहीं करोगे तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। प्लस सी ऐड करने पर आपको ही मिलेंगे पूरे 2 के 2 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 9 में क्या बोल रहे हैं? पार्ट 9, क्वेश्चन 9 सॉरी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि a particle P is traveling in a straight line, its acceleration A away from a fixed point O at time t is given by, acceleration आपको दी हुई है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 3t+2 की पावर -1/3। ठीक है, जहाँ पे टी है ना, वो बड़ा है जीरो से, मतलब ये जो जर्नी है, ये टाइम जीरो के बाद, मतलब टाइम इसमें जीरो नहीं है, ये जर्नी चल रही है। ठीक है, सही है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो, जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे नहीं है, वो मोशन में है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जर्नी ली जा रही है ना, वो टाइम जीरो के बाद से ली जा रही है। ठीक है, बहरहाल वो मांग क्या रहे हैं? कह रहे हैं व्हेन टी इज 2, पी इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 8 एंड हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ -4.8। ठीक है, जब टी हमारे पास 2 है, टाइम 2 है, तो उस वक्त वेलोसिटी 8 है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? -4.8। सही है। अब कह रहे हैं फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ पी एट टाइम टी। अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, तो इस फॉर्मूले को हमें अगर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं ए =3t+2 की पावर -1/3 को इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये बन जाएगी वेलोसिटी। कर लो इंटीग्रेट, 3t+2 -1/3, पावर में एक प्लस हो जाएगा, तो -1/3 में अगर आप एक ऐड करोगे तो 2/3 आएगा, और नीचे भी पावर आ जाएगी, और पावर को, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे विद द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, जो कि क्या बनेगा? 3t/2 का क्या होता है डिफरेंशियल? 3। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? v=1/2 × 3t+2 की पावर 2/3, एंड ऑब्वियसली प्लस सी भी आएगा। ठीक है, लेकिन देखो ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपके पास प्लस सी अननोन है, आपको प्लस सी भी फाइंड करना है। ठीक है, सही है। तो वो किस तरह फाइंड करोगे? आपको देखो भाई, उसने बताया हुआ है कि जब t 2 है तो वेलोसिटी क्या है? 8। तो ये पुट कर दो। ये क्यों पुट कर रहे हैं हम एक्सप्रेशन में? टू फाइंड सी। ठीक है, ठीक है, तो v हमारे पास क्या है? 8, और t क्या है? 3 × 2 क्या हो गया? 6+2 की पावर 2/3 प्लस सी। ये हो गया 8 = 1/2, और अंदर हो गया 8 की पावर 2/3 प्लस सी। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 8 = 1/2। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, 2/3, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 को उधर भेज दो। 16 = 2 की पावर स्क्वायर प्लस सी। ठीक है,
तो ये क्या हो गया फर्दर, 2 की पावर, बल्कि ये जो यहाँ पे 80 है, ठीक है, तो 1/2 सही है, मल्टीप्लाई हो गया। 8 = 1/2 × 4 + c, तो 8 = 2 + c, 2 उधर भेज दिया, तो c क्या होगी आपके पास, 8 - 2 यानी 6, ठीक है, 6 आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, c की वैल्यू के जगह, c के जो अल्फाबेट है उसकी जगह इसका वैल्यू रिप्लेस कर दो, और यही आपका जो है फाइनल आंसर होगा फॉर द वेलोसिटी, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पर c क्या हो गया, 6, ये आपका फाइनल आंसर आ गया फॉर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। अब क्या बोल रहे हैं पार्ट बी में, एक्सप्लेन वाई पार्टिकल पी इज नेवर एट रेस्ट। वो इसलिए रेस्ट पे नहीं है नेवर, क्योंकि हमारे पास बात हो रही है टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और जब टाइम 0 होता है ना हमारे पास, जो है, जब ही हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, 0। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, जब भी वी विल से, क्योंकि टाइम 0 से बड़ा है या बराबर है, तो जब भी हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वो भी क्या है, 0 से बड़ी है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल, 1 वर्ड में। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है पार्ट सी में, पार्ट सी में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ व्हेन टी इज इक्वल टू 25/3। अच्छा, हमारे पास अब वी जो आ गया है ना, वी क्या आ गया, वी का एक्सप्रेशन आ गया है 1/2 × 3t + 2 की पावर 2/3 +6, ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर वेलोसिटी को आप फर्दर इंटीग्रेट करो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, एस यानी, तो कर लेते हैं इसको फर्दर इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 बाहर भेज दो, तो ये होगा 3t + 2, 2/3 + 6, ये हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन 60, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट फर्दर कर लेते हैं, 1/2 3t + 2, 2/3 में आप +1 ऐड कर दो, पावर में एक ऐड हो जाता है, 5/3 हो गया, अपॉन 5/3 आप नीचे भी ले आए, मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट यानी 3, ठीक है। तो ये हो गया S = 1/2 3t + 2 की पावर 5/3 अपॉन 5 + 60 और +c, +c भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास S = ½ 5, मल्टीप्लाई कर दो 10 2 से, ये हो गया 1/10 मल्टीप्लाई बाय 3t + 2, 5/3 +60 +c। अब देखो उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में, उसने पीछे क्वेश्चन में कहा हुआ था कि जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, -4/8, जब टाइम 2 है तो एस क्या है, -4/8, 4.8, तो इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल लेंगे +c। जब टाइम 2 है तो एस क्या है, -4.8, डाल दो उसमें, एस -4.8 है कब, जब टाइम 2 है, ठीक है, टाइम क्या है, 2 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा +c का, ठीक है।
-4.8 इज इक्वल टू, ये पूरा आ रहा है आपके पास 76.5 प्लस सी। तो प्लस सी आपके पास क्या आ जाएगा, -4.8 को में से 76.5 अपॉन 5 माइनस कर दोगे तो आपके पास माइनस सी, सॉरी सी जो है -20 आ जाएगा। ठीक है, तो वंस आपके पास सी -20 आ गया तो आप कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन में जो है आप पुट कर दो इसको एस के, तो आपके पास जो है फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा ऑफ द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा -20। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ व्हेन टी इज 25/3। तो अब टी जब 25/3 है तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो अब टी पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में और एस निकाल लो, 1/10 इंटू 3 इंटू 25/3 +2 की पावर 5/3 +6 इंटू 25/3 -20। 3 3 कैंसिल हो गया तो एस क्या बचा, 1/10। 25 +2 क्या होता है, 27। 5/3 और 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 50 -20। ठीक है, 27 क्या होता है, 27 बराबर होता है हमारे पास 3 की पावर 3 के ना, 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27। तो 1/10, 3 की पावर 3, 5/3 बाहर आ गया, 3 3 कैंसिल हो गया, और +50 -20 क्या होता है, +30। तो एस बराबर हो गया 1/10 इंटू 3 की पावर 5 +30। ठीक है, 3 की पावर 5 +30, तो एस आ गया आपके पास 1/10 3 की पावर 5 +30। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो फर्दर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 54.3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 3 का होता है 9, 9 3 27, 27 3 क्या होता है, 21, 81 होता है, और 81 3 का क्या होता है, 243 होता है। 81 3 का 243 होता है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 क्या हो गया, 243। पुट कर दो, 1/10 इंटू 243 +30, तो ये हो गया एस इज इक्वल टू 243/10 मतलब 24.3 +30, तो एस हो गया आपके पास 54.3। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपका फाइनल आंसर है। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर हमने चीज़ें की हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं की। सही है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 10 में क्या बोल रहे हैं, ये सवाल सर्कल का है। क्या सर्कल है द सेंटर 2, -4, रेडियस 3 है। ठीक है, द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस -3 intersects the circle at point A and point B. The perpendicular bisector of line AB intersects the circle at point X and Y. Find the area of kite AXBY. तो यार ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा अच्छा होता है कि आप ना एक साइड में रफ डायग्राम बना लो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आपसे, ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है आपके पास, जिसकी हमारे पास इक्वेशन क्या है, आप सर्कल की इक्वेशन निकालोगे इस इंफॉर्मेशन से। तो हमारे पास क्या हो रहेगी सर्कल की इक्वेशन, x
टू का स्क्वायर प्लस वाई प्लस फोर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस स्क्वायर यानी 9। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। फिर बोल रहा है कि भाई लाइन वाई इज इक्वल टू 2x-3 है, एक रैंडम लाइन है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स ए और बी। तो लेट से अगर वो लाइन इस तरह बन रही है, एक लाइन ये बन रही है, ठीक है, सपोज कर लो ये लाइन वाई इज इक्वल टू 2x-3 है जो कट कर रही है सर्कल को दो पॉइंट्स ए और बी पर, ठीक है। फिर कह रहा है ये दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट एक्स एंड वाई। तो कह रहा है भाई कि जो लाइन ए बी है ना, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वो टच कर रहा है, वो कट कर रहा है सर्कल को पॉइंट्स एक्स और पॉइंट्स वाई पर, ठीक है, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई आप निकालें एरिया ऑफ द काइट, एरिया ऑफ द काइट ए एक्स बी वाई। तो आप चेक कर रहे हो एक काइट की फिगर बन गई है ए एक्स बी वाई में। तो बेसिकली इस तरह आप इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लो, ठीक है, सही है, आई होप क्लियर है। तो अब देखो एरिया ऑफ काइट निकालने के लिए हमें पता है भाई कि जो काइट होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। ये बात पता है हमें कि एरिया ऑफ काइट निकालते हैं हम विद द फॉर्मूला हाफ इंटू डाइगनल इंटू डाइगनल, ठीक है। तो बेसिकली हम हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं डायगनल इंटू डायगनल से, ठीक है। तो अब बात सुनो जरा, डायगनल की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास दो डायगनल है काइट की जो बन रही है, एक ए बी है और एक एक्स वाई। तो ए बी और एक्स वाई दोनों की लेंथ मालूम करने के लिए हमें ए के कोऑर्डिनेट्स, बी कोऑर्डिनेट्स, एक्स के कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स सब मालूम होना जरूरी है। जब भी तो उस पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम उसकी लेंथ निकालेंगे। तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए कि हमें ए बी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो अब देखो पहले हम मालूम करते हैं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करना है विद दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे सर्कल में टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये हो गया x-2 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है 2x-3 है प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना वो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। x-2 का स्क्वायर आ गया, तो खोल दो बल्कि, x-2 स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4 प्लस ये हो गया 2x माइनस 3 प्लस 4 क्या होता है 1 होता है। तो 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस क्या हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9। 9 को उधर भेज दो यहीं पे इसी स्टेप में। तो ये बन जाएगा +1 -9, +1 -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्या होता है 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और -4x प्लस 4x क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, और +4 प्लस 1 5 होता है, और 5 माइनस 9 क्या हो गया -4। तो 5x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x स्क्वायर बराबर हो गया 4/5 के, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई +- √4/5, ठीक है।
ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो बेसिकली आप इसको इस तरह लिखो या इस तरह लिखो कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√5। 2√5। ठीक है। तो x बराबर है +2√5 के, और x बराबर है -2/√5 के। तो क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, तो अब इन दोनों वैल्यूज को आप बारी बारी इस लाइन की इक्वेशन में पुट करो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इन दोनों वैल्यूज को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x हमारे पास जब +2/√5 है, और x हमारे हमारे पास जब -2/√5 है, तो हमारे पास y क्या आ रहा है। तो y बराबर है, इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x-3। तो 2 × x-3, और यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 2 × -2/√5 -3। ये हो गया 4/√5 -3। और आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, y आ गया -4/√5 -3। तो ये आपके पास y की दो वैल्यूज निकाल ली आप। ठीक है। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, लेट्स से ये ए कर लो। ए आ गया आपके पास 2√5, कॉमा 4/√5 -3। और बी लेट से आ गया -2√5, कॉमा -4/√5 -3। ठीक है। ये आपके पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ द लाइन इक्वेशन एंड सर्कल इक्वेशन। ठीक है। अब देखो जरा, अब आपको निकालने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन से ही ये पॉइंट्स बेसिकली इस लाइन के बीच में ही आ रहे हैं ना। तो पहले आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो किस तरह करोगे आप फाइंड, बहुत इजी होता है, स्टेप्स टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन। इस तरह करते हैं कि पहले आप जो है ना, क्योंकि जो एक्स वाई है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ए बी। तो हमारे पास क्योंकि ए बी के कोऑर्डिनेट्स अब आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए बी का मिड पॉइंट। पहले हम निकालेंगे ए बी का मिड पॉइंट। बल्कि आपको ए बी का मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए बी की इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे आपको ए बी की इक्वेशन दी हुई है ना यहाँ पर। और जो लाइन एक्स वाई है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें वाई ए बी की इक्वेशन दी हुई है 2x-3, तो जो लाइन एक्स वाई है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब याद रखो, इसका जो एम आ रहा है, जो ग्रेडियंट आ रहा है इसका, वो 2 आ रहा है। तो क्योंकि लाइन एक्स वाई इसके परपेंडिकुलर है, तो लाइन एक्स वाई क्या हो जाएगी, उसका एम हो जाएगा, यानी उसका ग्रेडियंट हो जाएगा -1/2x-3। ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई ऑफ लाइन एक्स वाई। अब इस लाइन को आप सॉल्व कर दो साइमल्टेनियसली अगेन विद द सर्कल्स इक्वेशन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई, क्योंकि अगेन ये जो एक्स वाई पॉइंट्स है ये भी सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x-2² +y+4² =9। तो इसमें आप पुट कर दो y की वैल्यू, ये वाली। तो x-2 का स्क्वायर प्लस y क्या आ रहा है, -1 2 x-3 +4 आ गया स्क्वायर =9। ठीक है। तो x² -4x +4। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया प्लस -1/2x -3 +4 क्या होता है, 1।
तो +1 आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 भी इधर लिया पहले, -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया x² -4x +4। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो फर्दर। तो -12 का -12 x का स्क्वायर क्या होता है? ये हो जाएगा 1/4x²। ठीक है, इसको इस तरह कर लो बेसिकली ना। ये -12x+1 है ना, तो अब इसको इस तरह लिख लो। अब इसको लिख लो इस तरह, इस फॉर्म में, 1 - ½ x। तो अब ये बन गई a - b² की फॉर्म ना। अब इसको आप एक्सपेंड करो ब्रैकेट को, a² यानी 1 -2ab, 2ab +b², 1/2 x² -9 = 0। ये हो गया x² -4x +4 +1, 2 2 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, +x और ये हो गया आपके पास +12 1/4x² -9 = 0। ठीक है, तो x² +1/4x² को आप ऐड कर दो, तो 1 + 1/4 क्या होता है? 5/4x² आ गया। और -4x+1 क्या होगा? -4 + 1 क्या होता है? -3x आ गया। और +4 + 1 5, और 5 - 9 क्या होता है? -4 = 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो यार देखो बेसिकली ना हमने बहुत लंबी कर ली है। ठीक है, हमें ये सब करने की जरूरत थी नहीं। वो इसलिए, वो देखो, जाहिर सी बात है, ये जो कंपोनेंट है ना, ये आपके पास है विदाउट कैलकुलेटर वाला। तो आपको सोल्यूशन भी इस तरह ही होगा आपके पास कि आप कम से कम आपको ना वर्किंग करनी पड़े। ठीक है, तो अब देखो भाई, जो XY हमारे पास लाइन है ना, ये बेसिकली हमारे पास डायमीटर है। डायमीटर क्यों है? क्योंकि डायमीटर इसलिए है क्योंकि जो लाइन ए भी है ना, उसके मिड पॉइंट से ही पास कर रहा है। और हम पढ़ चुके हैं इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, सर्कल प्रॉपर्टीज में हम ये पढ़ चुके हैं ओ लेवल मैथ्स में, कि जब भी आपके पास, अब देखो ए बी जो है ना वो कॉर्ड बन रही है। जो लाइन ए बी है ना, वो कॉर्ड बन रही है, कॉर्ड। सही है। तो जब भी आपके पास सेंटर से लाइन कॉर्ड तक ड्रॉप होती है ना, तो वो कॉर्ड को स्प्लिट कर देती है हाफ में, कॉर्ड को के दो इक्वल पार्ट्स में कर देती है। ये हमने पढ़ा है सर्कल प्रॉपर्टीज में, ओ लेवल मैथ्स में। और सर्कल प्रॉपर्टीज बेसिकली आपके पास ओ लेवल मैथ्स का सिलेबस का करिकुलम है। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे, उसका यहाँ पर बेसिकली जो है ना, आइडिया अप्लाई हो रहा है कि बेस्ड ऑन दिस थिंग वी कैन सेफली से कि भाई ये जो लाइन एक्स वाई है ना, ये आपके पास डायमीटर ही है। और वंस हमें ये पता चल गया कि ये एक्स वाई डायमीटर है, तो नाउ वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर। क्यों? बिकॉज वी नो द रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? तो हमें दी हुई है 3। तो अगर मैं 3 को × 2 कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो कि आ रहा है 6। तो एक्स वाई मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया। तो इतना इजी था ये। ठीक है, तो हमने खामा खाई में इतनी लंबी की, मुझे भी क्लिक नहीं करा। ठीक है, एट फर्स्ट, क्योंकि मैं सर्कल प्रॉपर्टीज में इतना ध्यान नहीं दिया इस पे। लेकिन यहाँ पर सर्कल प्रॉपर्टीज की जो है ना आइडिया अप्लाई हो रहा था, कि जिसकी बेसिस पे हमने ये अज्यूम कर लिया, हमने ये देख लिया भाई कि जो ये एक्स वाई डायमीटर है ना, ये आपके पास क्या है? डायमीटर है बेसिकली। ठीक है, एंड हेंस इसकी लेंथ क्या है? 6 है। ठीक है, तो अब तो बहुत आसानी हो गई हमारे लिए। ठीक है, तो काम ही आसान हो गया, क्योंकि हमें क्या करना था? हमें
डायगोनल्स की लेंथ निकालनी थी। ए बी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो ए बी तो हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से ए बी की लेंथ निकाल लेंगे, जो कि हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या आ रहा था, क्या आ रहा है, क्या होता है, लेट मी रब दिस। तो इसलिए जब भी आप ना इक्व P1 के, P1 तो कंपोनेंट में आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना और आप चेक कर रहे हो भाई बहुत लंबी वर्किंग हो रही है, वर्किंग बहुत लंबी हो रही है, मतलब बहुत टाइम लग रहा है, तो समझ जाना कि आप गलत कर रहे हो। क्योंकि वो क्वेश्चंस इस तरह के देगा कि आपके पास वर्किंग जो है ना कम से कम करनी हो, ताकि आपके पास जो है आप यू कैन इजिली डू द पेपर ऑन टाइम। सही है। तो इसीलिए आपके पास वो ना इस तरह के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस देगा, इस तरह की वैल्यूज देगा कि आपके पास कम से कम आपको मल्टीप्लाई, कम से कम आपको बेसिकली वर्किंग करनी है उसमें। ठीक है। तो मेक श्योर करना इसका आप ख्याल करो। तो आपके पास ए बी कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट x2 - x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया आपने, और -2 क्या होता है, -4 का स्क्वायर आ गया, प्लस इसको आप सॉल्व करो, -4 अंडर रूट 5 -3 -4 अंडर रूट 5 +3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5। ठीक है। ये हो गया आपके पास, प्लस ये हो गया -4 अंडर रूट 5 -4 अंडर रूट 5 क्या होता है, माइनस अंडर रूट 5 कॉमन आ गया, -4 क्या होता है -8, और -3 + 3 आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट 16/5 +8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होता है। तो 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास 5 कॉमन आ गया। ठीक है। और 16 + 64 क्या होता है, 16 + 64 आपके पास होता है 80। तो 80/5 क्या होता है आपके पास, 80/5 क्या होता है, तो 80/5 है 16, और अंडर रूट 16 क्या हो गया आपके पास 4। तो आपके पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, लेंथ क्या आ गई है 4। तो अब मेरे पास ए बी भी आ गया डायगोनल, और एक्स वाई डायगोनल भी आ गया 6। तो एरिया ऑफ काइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ इंटू डायगोनल इंटू डायगोनल, तो 1/2 इंटू ए बी यानी 4 इंटू एक्स वाई यानी 6। तो ये हो गया आपके पास 12 इज योर फाइनल आंसर ऑफ काइट AXBY। आई होप क्लियर है। ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा स्पेसिमेन P1 विदाउट कैलकुलेटर वाला। 2 आवर्स मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए इसको। सही है। और ये हमारे पास इस सिलेबस का स्पेसिमेन है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके पास इसके जो मैक्स मार्क्स होते हैं वो 80 होते हैं। ठीक है। और आपको 2 आवर्स मिलेंगे इसको करने के लिए। तो मेक श्योर करना है प्रॉपरली प्रिपेयर करो। सही है। मैं जो है प्लेलिस्ट डाल दूंगा सारी टॉपिक्स की जो है ना कमेंट सेक्शन में। तो कोई भी टॉपिक आपका वीक हो फ्रॉम द सिलेबस ऑफ एड मैथ्स, तो आप प्रॉपरली जाकर उसको वॉच करो डिटेल में। ठीक है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे
कंपोनेंट P2 जो होगा विद कैलकुलेटर वाला। सही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। सही है। और कमेंट भी करना कि फीडबैक देना अपना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन।